दोस्तों प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आजकल की जो यंगर जनरेशन है उनको भूत प्रेत ब्लैक मैजिक इन चीज़ों पे भरोसा नहीं होता। ख़ास करके ऐसा माना जाता है जो यंगस्टर्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनको किसी भी इंसान पे भरोसा बहुत जल्दी हो जाता है और वहीं पे लोग मात खा जाते हैं। इसी तरह के लोग होते हैं जो कि किसी अपने पे या फिर किसी अपने नोन पे ब्लैक मैजिक कर जाते हैं। कभी कभार हम कुछ ऐसे लोगों को दोस्त बना लेते हैं जो शायद हमारी दोस्ती डिज़र्व नहीं करते। आज का इंसिडेंट आपको कुछ ऐसी ही कहानी बताने वाला है। अगर आपको भी भूत प्रेत ब्लैक मैजिक इन चीज़ों पे यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देख लो, आपको यकीन होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें कि आप कौन सी जगह से हमारी वीडियोस देख रहे हो। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है 2017 का, जयपुर के एक कॉलेज का, जहां पे 3 स्टूडेंट्स सेकंड ईयर में थी जिनके नाम थे मोनिका, रुचा और रिया। इनमें से जो मोनिका थी उन्होंने ही हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब वो सेकंड ईयर में थी उस दौरान वो कॉलेज की एक पार्टी से एसोसिएटेड थी, मतलब जो इलेक्शन पार्टीज होती हैं कॉलेज की उन्हीं में से एक पार्टी। और जब न्यू एडमिशन शुरू होती है तो ये पार्टी मेंबर्स जो होते हैं वो वहाँ पे हेल्प करते हैं जो फ्रेशर्स वहाँ पे आते हैं, ताकि वो फ्रेशर्स उनके साथ एसोसिएट हो सके। इसी तरह का काम ये तीनों फ्रेंड्स भी कर रही थी। देखते देखते मोनिका ने बताया कि इनके कॉलेज में एक लड़की एडमिशन लेने आई थी। उस लड़की का नाम था किरण। किरण के पिता उसके साथ उसको एडमिशन दिलवाने आए थे। तो जैसे ही वो गेट के अंदर एंट्री करते हैं उनके फॉर्म्स फिल हो रहे थे। रिया, रुचा और मोनिका ही उनके फॉर्म फिल करवाने में उनकी हेल्प करती हैं। ये तीनों एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी थी। खैर, जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो किरण के पिता उनको बताते हैं कि असल में वो नहीं चाहते थे किरण इतनी दूर से यहाँ पे पढ़ने आए। किरण बेसिकली राजस्थान से थी तो वो नहीं चाहते थे कि इतनी दूर वो पढ़ने आए, लेकिन इसने बहुत इंसिस्ट किया और हम सबको कॉन्फिडेंस में लिया कि वो अकेली मैनेज कर लेगी। लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप तीनों इसका फ्यूचर में भी साथ देती रहें। मतलब कॉलेज में एक पॉलिसी थी, जो कॉलेज का हॉस्टल था उसमें एक पॉलिसी थी कि आप जो स्टूडेंट आया है मतलब नया, वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी शिफ्ट हो सकता है, चाहे वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो चाहे वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो। इसी तरह से जब किरण के पिता उनसे बात करते हैं तो रुचा और मोनिका एक दूसरे के साथ रह रही थी। मतलब कि हॉस्टल में इस तरह से था कि हर एक रूम में 2 बेड्स लगे हुए थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो किरण थी वो अकेली रह रही थी। तो उनका जब ये डिस्कशन होता है तो रिया ये फाइनलाइज करती है कि किरण उसके साथ रह लेगी। शुरू में जैसे ही किरण उसके साथ शिफ्ट हो जाती है तो वो किरण की हर पॉसिबल वे में हेल्प करती है, जैसे उसका सामान लेके आना बाहर से, उसको शिफ्ट होने में मदद करना, ये सब कुछ। देखते देखते थोड़ा सा वक्त बीतता है। धीरे धीरे इन सब की क्लासेस भी शुरू हो जाती हैं एडमिशन्स के बाद। यहाँ पे भी रिया हर पॉसिबल कोशिश कर रही थी किरण को हेल्प करने की। मतलब किसी भी चीज़ का अगर किरण को पता ना चले तो रिया उसकी हेल्प कर दिया करती थी। लेकिन वहीं जो रुचा और मोनिका थी वो कहीं ना कहीं किरण में कुछ और देखती थी। उन्होंने रिया को बहुत बारी समझाया भी कि जो किरण है उसका नेचर उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन वहीं रिया उनको बताती है कि बेचारी बच्ची है, अभी अभी पढ़ने आई है, बाहर पहली बार घर से निकली है, जैसा उसके पिता ने बताया था, तो हमें उसकी हर पॉसिबल वे में हेल्प करनी चाहिए। यही बात कह के रिया हमेशा किरण की तरफदारी किया करती थी। देखते देखते थोड़ा और वक्त बीतता है। एक दिन जब वो सुबह कॉलेज गए हुए थे, शाम को वापस हॉस्टल की तरफ आने लगे थे। उसी दौरान जो रिया थी वो बताती है किरण को कि उसका एक फ्रेंड है जो कि गाड़ी लेके आ रहा है और वही हमें थोड़ा सा बाहर घुमाएगा, उसके बाद वापस हमें अपने हॉस्टल में ड्रॉप कर देगा। अब ये जो चीज़ थी ये किरण के लिए नई थी। जैसा मैंने आपको बताया वो घर से बाहर नहीं निकली थी, वो थोड़ी सी हेजिटेंट थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो एक तरह से फ्रीडम भी चाहती थी। वो चाहती थी दुनिया देखना, बाहर की लोगों से मिलना, लोगों से जानना कि किस तरह हैंग आउट करते हैं बाहर, ये सब कुछ। इसी के चलते किरण भी अग्री हो जाती है। रिया किरण को अपने साथ लेके जाती है और इसका ये फ्रेंड जो था, इसका नाम था पुनीत, ये गाड़ी लेके आता है शाम को और ये सब हैंग आउट करते हैं। जिसके बाद
जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो ये इन दोनों को इनके हॉस्टल के बाहर छोड़ जाता है। रिया और किरण अपने हॉस्टल में चली जाती हैं, जहाँ पे किरण रिया से पूछती है कि क्या पुनीत आपका बॉयफ्रेंड था, लेकिन दूसरी तरफ रिया उसको कहती है कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेकिन वहीं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लश भी कर रही थी, जिससे क्लियरली पता चल रहा था कि शायद रिया के दिल में कुछ पुनीत के लिए था और शायद पुनीत के दिल में भी कुछ रिया के लिए था। खैर ये मोमेंट बीतता है, जिसके बाद किरण रिया से पूछती है कि क्या सुबह पुनीत फिर से उन्हें पिकअप करने आएगा, लेकिन रिया ये कहती है कि पुनीत सुबह लेट आता है, वो पहली क्लास नहीं अटेंड करता है, जिसके चलते वो लेट आएगा और हमें खुद से ही जाना पड़ेगा। ये बातचीत उनकी होती है, उसके बाद फिर से नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। देखते देखते शाम को उनको हमेशा ही पुनीत छोड़ने जाया करता था। इसी तरह से वो थोड़ा सा घूमते थे आसपास और फिर हॉस्टल चले जाया करते थे। वक्त बीतता है, लेकिन वक्त के साथ कुछ चीज़ें भी बदलना शुरू हो जाती हैं। मतलब कि जब भी रिया बाहर घूमने जाती थी, चाहे वो पुनीत के साथ हो, चाहे रुचा और मोनिका के साथ हो, वो हमेशा किरण को अपने साथ लेके जाती थी। लेकिन एक रात आती है जब कुछ अजीब होता है। रिया जो थी वो रात को रेडी हो रही थी, मतलब अभी जो वक्त हो रहा था लगभग 7 से 7:30 बजे का टाइम था। इस दौरान रिया जब रेडी हो रही थी तो किरण ने उसको देखा रेडी होते हुए। उसने उससे नॉर्मली पूछा कि कहाँ जा रही हो, क्या मैं भी रेडी हो जाऊं? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये उनका नॉर्मल रूटीन था, जब भी जाते थे साथ में जाते थे। लेकिन इस रात रिया किरण को मना कर देती है। वो कहती है कि वो पुनीत के साथ डिनर पे जा रही है। उसके चेहरे पे वही ब्लश था जो कि क्लियरली दिखा रहा था कि ये उनकी एक तरह से डेट नाइट है। लेकिन किरण को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी थी। उसको एक अजीब सा गुस्सा सा आ रहा था, जो कि क्लियरली रिया अपने आप फील कर पा रही थी। लेकिन फिर भी उसने इन चीज़ों को अपने तक दबाए रखा, ये सोचते हुए शायद इसको ये बुरा लग रहा हो कि उसको छोड़ के पहली बार वो अकेली रात को बाहर जा रही है। खैर इसके बाद ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। रिया बाहर चली जाती है। जैसे ही पुनीत बाहर आता है वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। रात को लगभग 10 सवा 10 बजे का टाइम होता है जब रिया वापस आती है। रिया किरण के लिए भी कुछ फूड पैक करवा के ले आई थी। इसके अलावा किरण ये भी जानना चाहती थी कि उनकी क्या बातचीत हुई, क्या पुनीत ने या फिर रिया ने एक दूसरे को प्रपोज किया, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं था। रिया ने बताया ये एक नॉर्मल नाइट थी, उन्होंने डिनर किया, बातचीत की और उसके बाद वो दोनों वापस आ गए। ये बात कहीं ना कहीं किरण को थोड़ा रिलैक्स्ड फील करवा रही थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ था जो शायद बहुत बुरा था। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी इस तरह से बिल्ड होनी शुरू हो गई थी कि जो किरण थी उसके पास भी पुनीत का नंबर आ चुका था। इनफैक्ट रिया ने खुद ही दिया था कि कभी अगर उसका नंबर स्विच ऑफ हो, कभी उसको कुछ ज़रूरत हो और अगर रिया का फ़ोन ना लग रहा हो तो वो किरण को फ़ोन कर सकता है, क्योंकि किरण हमेशा उसके साथ ही हुआ करती थी। ऐसा ही उन दोनों के फ़ोन कभी कभार एक दूसरे के पास भी हुआ करते थे, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी थी वो। रिया जो थी वो किरण को हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह देखती थी और वैसे ही ट्रीट भी करती थी। देखते देखते थोड़ा वक्त बीतता है और आता है किरण के फ्रेशर्स के दिन का पिछला दिन, जब किरण एक रात को गेम खेलती है। ये वक्त था लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच का, जब उसने रिया का फ़ोन अपने पास रखा हुआ था। रिया वॉशरूम में थी और फ़ोन इस समय किरण के पास ही तो दोनों। किरण वक्त का फ़ायदा उठाती है, जिसके चलते वो फटाफट से पुनीत को कॉल करती है। वो पुनीत को कहती है कि उसने अपनी एक ड्रेस दी थी ऑल्टर करवाने के लिए, जिसमें दर्जी ने कहा था कि वो जाते जाते खुद ही दे जाएगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि वो सुबह ये ड्रेस दे पाएगा, लेकिन सुबह उसको रेडी भी होना है, तो कैसे भी करके उसको ड्रेस अभी चाहिए होगी। रात को वो किसी कैब ड्राइवर पे भरोसा नहीं कर सकती, तो वो चाहती थी कि पुनीत अगर उसकी हेल्प कर दे। पुनीत ने कोशिश की रिया को फ़ोन करके ये सब कुछ बताने की। हालांकि वो अग्री हो गया था, लेकिन जो रिया का फ़ोन था वो इस समय किरण के पास था। उसने ना उठाया और ना ही कोई जवाब दिया। खैर जिसके बाद जो किरण थी उसको लेने पुनीत आता है। दोनों निकल जाते हैं थोड़ी ही देर में। मतलब जो पुनीत का घर था वो ज़्यादा दूर नहीं था उनके हॉस्टल से। इतने ही टाइम में, जितने टाइम में रिया वॉशरूम के अंदर थी, ये सब कुछ हो गया था और उसके बाहर निकलने से पहले ही पुनीत और किरण निकल चुके थे। इसके बाद रिया वॉशरूम से बाहर निकलती है। वो देखती कि उसका फ़ोन बेड पे था। उसके फ़ोन पे 2 कॉल्स भी आई हुई थी। ये दोनों कॉल्स पुनीत की थी। इससे पहले वो पुनीत को कॉल बैक करे, वो आसपास देखना शुरू करती है कि आखिरकार किरण कहाँ गई। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो कॉल करती है पुनीत को, तो उसको पता चलता है कि इस तरह से वो रिया के साथ बाहर है। रिया उससे इनफैक्ट फ़ोन पे बात करती है और कहती है कि इस तरह से उसकी ड्रेस थी जिसको उसने ऑल्टर कराने के लिए दिया था और वो वही लेने जा रहे हैं। इस बात को जो रिया थी उसने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन शायद कुछ मैटर था जो उसको सोचना चाहिए था। उसने इन बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और वो वेट करने लग पड़ती है कि डिनर टाइम तक किरण यहाँ पे पहुँच जाएगी। देखते देखते थोड़ा और वक्त बीतता है, लेकिन किरण वापस नहीं आती। जब डिनर का टाइम हो जाता है, इनफैक्ट मैस बंद होने वाली थी, तो रिया किरण को कॉल करती है।
पूछती है कि कहाँ पे है, मेस बंद होने वाली है। तो वो बताती है कि वो पुनीत के साथ डिनर कर रही है, क्योंकि जो उसकी ड्रेस उसने ऑर्डर करवाने को दी थी उसमें थोड़ा सा टाइम लगना था। बेसिकली उसने पुनीत को किसी तरह से फंसा लिया था। वो टाइम स्पेंड करना चाहती थी उसके साथ, और बेचारा पुनीत भी फंस चुका था जाके, जिसको अब कोई वे आउट नहीं नजर आ रहा था। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी रिया को फिशी लगने लगती हैं, जिसके चलते वो मोनिका और रुचा को कॉल करती है, उनसे ये सब कुछ शेयर करती है। मोनिका और रुचा पहले भी काफी हद तक किरण के अगेंस्ट थी। वो उसको समझाती रहती थी कि इसको अपने से दूर रखा कर, ये लड़की ठीक नहीं है, और ये जो कुछ भी इस रात हुआ था इसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल रिया को ही मान रहे थे। लेकिन रिया के दिमाग में भी बहुत सारी चीजें अब आनी शुरू हो गई थी। थोड़ी ही देर में पुनीत आता है, जो कि वहां पे किरण को छोड़ता है। पुनीत रिया से बातें करता है और उसको बताता है कि किस तरह की सिचुएशन थी। रिया समझ गई थी कि सिचुएशन क्या है, लेकिन एक लड़की को बेहतर समझ सकती है। इसी तरह का कुछ इन दोनों के मैटर में भी हुआ था। खैर, इसके बाद पुनीत चला जाता है। रिया ओवर रिएक्ट नहीं करती है, बल्कि रात को अपने हॉस्टल चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में रिया को फिर से पुनीत की कॉल आती है। वो रिया को बताता है कि उसको किरण कुछ करने के लिए कह रही है। वो कह रही है कि सुबह वो उसको पिक करता हुआ जाए, क्योंकि उसने ड्रेस पहनी होगी और वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकती, कैब भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसी के साथ शायद कंफर्टेबल ना हो। इसी के चलते उसने पुनीत को बोला था। पुनीत को उसने टाइम दिया था, क्योंकि उनका जो ये हॉस्टल था उसी के नीचे एक सैलून था, वहाँ पे उसने रेडी होना था। उसके बाद वहीं से पुनीत ने उसको पिक करना था। यही सब कुछ होता है। रिया उसको कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, बेटर होगा तुम मोनिका से बात कर लो। अब इसके आगे का सारा जो प्लान था वो मोनिका पुनीत को समझाती है। जिसके बाद अगली सुबह होती है, रिया अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज चली जाती है, क्योंकि उनकी नॉर्मल क्लासेस थी। जो फ्रेशर्स पार्टी थी वो सिर्फ किरण की थी। किरण सैलून चली जाती है, जिसके बाद वो एक्साइटेड थी कि उसको लेने पुनीत आएगा, लेकिन वो कॉल करती रहती है और पुनीत सामने से कॉल नहीं उठाता। जैसे ही थोड़ी देर के बाद वो कैब करती है और वापस कॉलेज पहुंचती है, तो वहां देखती है पुनीत, मोनिका, रुचा और रिया सब साथ में थे। इनफैक्ट वो भी इस फ्रेशर्स पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। क्लासेस उन्होंने बंक कर दी थी, और जब वो देखती है तो जो पुनीत था वो उससे ढंग से बातचीत नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ मोनिका उसके मजे लेना शुरू कर देती है। मोनिका ने बताया कि उसने खुद ही उससे पूछा कि किरण तो कैसे आई, तो किरण ने उसको बताया कि कैब से। वहीं मोनिका ने उसको कहा कि हम तो पुनीत के साथ गाड़ी में हैं, जगह नहीं थी, नहीं तो तुम्हें भी साथ में ले आते। अब जो किरण थी उसके लिए ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट करने लायक नहीं थी, क्योंकि यूजुअली जब वो घूमने जाते थे तब भी वो पांचों इस गाड़ी में ही जाया करते थे, लेकिन अब उसके लिए जगह नहीं थी। वो समझ रही थी क्या हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किरण भी अपनी फ्रेंड रिया और उसके होने वाले बॉयफ्रेंड के साथ कुछ गलत कर रही थी। चीज़ें दोनों तरफ से गलत थी, और मोनिका ने बताया कि बेसिकली वो किरण को एक सबक सिखाना चाहते थे, उसको सुधारना चाहते थे कि जो तू करने की कोशिश कर रही है वो गलत है। लेकिन शायद किरण के लिए ये चीज़ें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो गई थी। इसी के चलते जो किरण थी इस फ्रेशर्स पार्टी को निकालती है, 2 दिन और निकालती है, बहुत गुस्से में किसी से बात किए बिना। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है 10 से 15 दिन की छुट्टी लेके। इसी के चलते रिया ने बताया कि किरण के जाने के बाद ही लगभग 2 से 3 दिन के बाद ही उसके साथ चीज़ें कुछ अजीब होने लग पड़ी। पहले तो एक उसकी फेवरेट टी शर्ट हुआ करती थी, जिसको वो हमेशा ढूंढने की कोशिश करती थी, लेकिन उसको वो मिल ही नहीं रही थी काफ़ी टाइम से। इनफैक्ट इसके बाद रिया ने किरण को भी कॉल करके पूछने की कोशिश की, लेकिन किरण सीधा मुकर जाती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट उसने ढंग से बात तक नहीं की रिया से। अब धीरे धीरे रिया को और परेशानी होने लग पड़ती है, जब देखते देखते उसको ये फील होना शुरू होता है कि जहाँ उसके सामने वाले बेड पे किरण सोया करती थी वहाँ पे कुछ अजीब सी उसको शैडो दिखाई देती थी। इनफैक्ट रात को एक अजीबोगरीब चीज़ का उसके कमरे में उसके सराउंडिंग भागना, वॉशरूम से फ्लश की आवाज़ आनी, सोए सोए उसको कभी कभार ऐसे लगना जैसे किरण उसके पास ही बैठी हुई है और वो उसको अजीब सी तरह से आवाज़ें लगा रही है। ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था उसके लिए। शुरू में उसको ऐसा लग रहा था शायद उसका वहम हो, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बहुत बढ़नी शुरू हो जाती हैं। दरवाज़ा रात को वक्त बे वक्त कभी भी बैंग हो जाना, उसको ऐसे लगना जैसे उसका जो कंबल है जो उसने ओढ़ा हुआ है रात को, उसको कोई खींच रहा है। मतलब जो चीज़ें थी वो बद से बदतर होती जा रही थी उसके लिए। देखते देखते एक रात उसके साथ कुछ बहुत भयानक होता है। जब उसकी अचानक से आंख खुलती है तो बाहर कॉलेज की जो स्ट्रीट लाइट ऑन होती थी उसकी रिफ्लेक्शन हल्की सी उनके कमरे में पड़ रही होती थी। सामने से रिया को ये दिखाई देता है कि किरण के बेड पे एक मर्द की शैडो लेटी हुई है जो कि बहुत लंबी चौड़ी है और वो क्लियरली उसको देख पा रही थी। उसकी बहुत ज़ोर से चीख निकल जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है और भागते हुए मोनिका और रुचा के कमरे के बाहर पहुंचती है, जहाँ पे उसको बैंग करना शुरू कर देती है। उनको उठाती है, उनको अपने कमरे में लेके जाती है, लेकिन उसके कमरे का एटमॉस्फेयर जो अभी तक था वो बहुत नॉर्मल हो चुका था। यहाँ पर रिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है। रुचा और मोनिका को ये लग रहा था
कि शायद इसको आदत हो गई थी किरण के साथ में होने की, लेकिन अब किरण चली गई है तो शायद ये डर रही है। इसी के चलते जो रुचा और मोनिका थी उसने अपने दोनों बेड्स को ज्वाइन किया और वहीं पे उन्होंने अपने साथ ही रिया को सुलाना शुरू कर दिया। एक रात 2 रात चीजें ठीक रहती हैं, लेकिन उसके बाद इन तीनों के साथ भी चीजें भयानक होनी शुरू हो जाती हैं। मोनिका ने बताया कि उसको भी ऐसा लगना शुरू हो गया था। इनफैक्ट बहुत बार इन तीनों ने उनके कमरे में, इनफैक्ट उनका जो वॉशरूम था उसमें फ्लश होने की आवाज़ सुनाई देती थी उनको। अचानक से कभी कभार रात को ऐसा लगता था जैसे उनका बेड बहुत ज़ोर से हिलता है, जैसे अर्थक्वेक हुआ हो, और एक अजीब सी हमिंग की आवाज़ आती रहती थी उनको दीवारों के आसपास से। सुबह जब वो कॉलेज जाते थे, क्लासेस अटेंड करते थे, उस दौरान अगर वो किसी भी आसपास वाले इंसान से पूछते थे कि क्या उनको इस तरह की कोई आवाज़ आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मतलब ये जो चीज़ें हो रही थी अजीबोगरीब, ये इन तीनों के साथ ही हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो रिया थी उसकी तबीयत भी खराब होने लग पड़ी थी। वो बहुत बीमार, बहुत वीक सी दिखनी शुरू हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने रिया के घर पे फ़ोन करके भी ये सब कुछ बताया, किस तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। अब जो रिया का घर था वो ज़्यादा दूर नहीं था। उसके पेरेंट्स आते हैं, रिया की हालत देखते हैं। वो देखते हैं उनकी बेटी बहुत परेशान थी, जिसके चलते वो उसको छुट्टियाँ लेते हैं और घर लेके जाते हैं। अब रुचा और मोनिका के साथ ये चीज़ें होनी बंद हो गई थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही रिया वहाँ से गई थी उनके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो फ़ोन करके पूछते थे तो रिया की माँ भी उनको यही बताती थी कि यहाँ भी उनके घर पे अजीबोगरीब सी चीज़ें हो रही हैं। उनको फील होता है कि उनके घर के आसपास कोई घूमता रहता है। एक अजीब सी नेगेटिव सी एनर्जी उनको अपने घर के अंदर फील होती है। रुचा और मोनिका ने उनको बताया कि असल में यहाँ पे एक लड़की रहती थी जो कि थोड़ा सा परेशान थी रिया से। कहीं वो कुछ अजीबोगरीब, कुछ पैरानॉर्मल करने की कोशिश तो नहीं कर रही इसके साथ। अब बेहतर होगा किसी बाबा तांत्रिक के पास इसको दिखा ले। रिया की माँ को जैसे ये सब कुछ पता चलता है, उन्होंने देरी नहीं की, बल्कि अपनी बेटी को पास के ही एक बाबा जी के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे वो चेक करते हैं और रिया को देखते ही बता देते हैं कि इस लड़की पे हो ना हो ब्लैक मैजिक हुआ है। वो उसके लिए एक हवन करवाते हैं, लेकिन हवन के लिए चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल यूज़ की गई थी। उसका जो धुआं था वो बहुत ही ज़्यादा डार्क था, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक था। इन बाबा ने उनको बताया कि इस पे बहुत भयानक तांत्रिक क्रिया हो रही है। देखते देखते थोड़ी ही देर में वो बाबा जी रिया से बात करना शुरू कर देते हैं। उसको कहते हैं कि क्या तेरा कोई कपड़ा हॉस्टल से गायब हुआ है। रिया को एकदम से उसी टी शर्ट की याद आती है जो उसकी फेवरेट थी, लेकिन उसको उसके कमरे में नहीं मिल रही थी। रिया ने झट से कहा कि हाँ, उसकी एक टी शर्ट गायब है। ये बाबा सामने से कहते हैं कि तेरे आसपास वाली ही कोई लड़की थी जो अब वहाँ पे नहीं रह रही है, उसी ने ये गायब किया है और उसी ने ये ब्लैक मैजिक भी करवाया है अपने ही किसी फैमिली मेम्बर से। यहाँ पर रिया को एक बात याद आती है। जब वो किरण से बहुत बातचीत किया करती थी तो वो अक्सर ये कहती थी कि उसकी एक चाची है जो कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व है, लेकिन उनकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती उनसे। लेकिन वहीं उसने ये भी कहा था कि किरण की उससे बनती है, उसके माता पिता की नहीं बनती। सब कुछ क्लियर हो जाता है। बेसिकली रिया पे ब्लैक मैजिक ही हो रहा था, उसकी टी शर्ट से ही उस पर ब्लैक मैजिक हो रहा था, और दूसरी बात, करवाया भी प्रोबेबली किरण नहीं था, उसकी चाची से। जिसके बाद ये जो बाबा थे इन्होंने फिर से पाठ किया वहाँ पे, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से उन्होंने रिया को इन सारी चीज़ों से मुक्त किया, लेकिन एक हिदायत भी दी कि जो भी हो जाए इस लड़की के आसपास आज के बाद कभी भी मत जाना। रिया जैसे ही ठीक होती है, रिकवर होती है। अभी दूसरी तरफ किरण को आने के लिए 4 से 5 दिन थे। वो कॉलेज में पहुंचती है, वार्डन को सब कुछ बताती है। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स भी उसके साथ गए थे, जिन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। वार्डन ने उसका कमरा चेंज कर दिया। इसके बाद से मोनिका ने बताया कि उसने, रुचा ने और रिया ने किरण की तरफ देखा तक नहीं। उनको नहीं पता किरण कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, लेकिन एक बात उन्होंने क्लियरली बताई कि जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था उसके बाद से किरण उनको दिखाई नहीं दी। शायद उसने माइग्रेशन ले ली थी, शायद उसने कॉलेज छोड़ दिया था, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसने जो किया था वो शायद उनको पता चल चुका था और अब वो काफ़ी अवेयर थे। शायद वो खुद ही नज़रें मिलाने लायक नहीं रही थी उनसे, जो कुछ भी उसने किया था। कभी कभार इंसान को रियलाइजेशन होती है, लेकिन तब जब बहुत देर हो गई होती है। इस तरह की चीज़ें बताने से हमारा मकसद किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना नहीं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं आपको हमेशा ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान पे विश्वास करने से पहले, उसको अपने साथ रखने से पहले उसके बारे में जान ले कि वो इंसान है किस तरह का आखिरकार। क्या वो आपके नेचर के हिसाब से आपको सूट करेगा, या फिर कहीं वो भी किरण के इंटेंशन जैसे इंटेंशन लेके तो नहीं आया है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं।
दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।